सो फाइनली क्लास 10th खत्म हो चुका है और क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और ये चल रहा है जनवरी और ठीक एक महीने बाद हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं इस एक महीने में ऐसा क्या चीज़ फॉलो करूं जिससे मेरा 90 मार्क्स आ जाए या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स आ जाए। अब ऐसा कोई चीज़ है या फिर ऐसा कोई प्लान बता दो जिससे मैं 90 मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स को अचीव कर पाऊँ। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना होगा। अब वो क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है, आपको क्या चीज़ करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस पढ़ाई करनी होगी और कुछ बुक्स को, लिस्टेड बुक्स को फॉलो करना होगा, जैसे हमारी NCERT। अब आपको क्या करना होगा, क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है, आपको मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका 90 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है सेट काउंटडाउन। हमारा जो एग्जाम है वो एक महीने बाद होने वाला है और हमको पता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हमको क्या करना होगा, हमको काउंटडाउन को सेट करना होगा ताकि हमको हमारे माइंड में ये ना रहे कि हाँ हमारे पास एक महीने बाकी है। हमको जो भी प्लान हम लोग कर रहे हैं वो हमारा प्लान इसी टाइम के दौरान पूरा हो जाना चाहिए, तभी हमारे मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। तो हमारे माइंड को ये बार बार याद दिलाना होगा कि हाँ हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारा जो टाइम है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तभी आपका माइंड फोकस्ड रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेट काउंटडाउन, जो कि हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है। ओके, सो बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, जो कि हमारा है फोकस ऑन NCERT टेक्स्ट बुक्स एंड अवॉइड द अदर टेक्स्ट बुक्स। बिकॉज हमारे जो रेफरेंस बुक होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ होता है जो कि हमारे सिलेबस में होता ही नहीं। तो पहली बात, हमको सिलेबस को देखना है और साथ साथ में हमको सिर्फ NCERT टेक्स्ट बुक को ही फोकस करना है और हमको जितने भी रेफरेंस बुक है उसको अवॉइड करना है। और NCERT टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो हमारी CBSE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हमको जितने भी टॉपिक जो लिस्टेड हैं बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए, आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। और NCERT तो मस्ट है और उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन जितने भी हैं आपको सिर्फ वही करने हैं और साथ साथ में हमारे जो PYQ है उसको लगाना है। तो हमारा पहला है ये है कि फोकस ऑन द NCERT टेक्स्ट बुक फर्स्ट एंड देन गो आफ्टर दैट अदर रेफरेंस बुक्स। बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर थर्ड की, जो कि हमारा है वीकली गोल। हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है और हमको क्या करना होगा, हमको अपने सिलेबस को वीकली वाइज या फिर डे टू डे वाइज क्या करना होगा, उसको डिवाइड कर देना होगा। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमको जो पहाड़ जैसा जो सिलेबस दिख रहा है हमको बहुत छोटा दिखेगा और अगर हम लोग अपने हर एक गोल को पूरा कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो पूरा सिलेबस है वो पूरा हो पाएगा। अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको अचीव कर रहे हैं, उसको अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा सिलेबस है उसको हम लोग क्या करेंगे, वीकली या फिर डे 2 या फिर 3 डेज में बांट लेंगे कि हाँ हमको 3 दिन में ये करना है, 4 दिन में ये करना है, अगले 2 दिन में हमको ये चीज़ लगानी है या फिर अगले हमको 5 दिन में ये करना होगा। अगर आप ऐसा करोगे तभी आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कवर हो पाएगा और आप उसको बार बार रिवाइज भी कर पाओगे। ओके, तो अभी तक हम लोग 3 पॉइंट को कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 ये है हमारा पॉइंट नंबर 4 ये है कि हमको अपने PYQs को लगाने होंगे। जितने भी हमारे PYQs हैं, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे SST हो, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट हमको PYQs लगाने होंगे। और ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पता लग पाए कि हाँ एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। PYQ करने से होता ये है कि हमको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे या फिर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमारे पास किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं हमको एक आइडिया लग जाएगा। ओके, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारे PYQs पे भी होना चाहिए और हमको इससे आइडिया लग पाएगा कि हाँ किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं या फिर उनका पैटर्न क्या होता है, MCQ आते हैं या फिर लॉन्ग आंसर आते हैं या फिर हमारे पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि IIT JEE एडवांस में होता है कि वहाँ पर पेपर के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, वहाँ पर क्या चीज़ आने वाला है, लेकिन यहाँ पर CBSE हमको एक चीज़ प्रोवाइड कराता है कि आपको पेपर में क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। अल्टीमेटली वो पूरा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा देता है।
तो हमको क्या करना है, हमको पीवाईक्यूज को तो लगाना ही लगाना है, ओके, ताकि हमको एक आइडिया लग पाए। ओके, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। ओके, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि हमारा कहता है आपके पास आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आप खुद का नोट्स बनाओगे, क्योंकि आपका जो नोट्स है, आप उस नोट्स को बहुत सोच समझ कर आप अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसको लिखे होगे, तो लास्ट टाइम में अगर आपके पास आपका नोट्स नहीं होगा तो आपका जो पढ़ाई लिखाई है वो सब बर्बाद है। अगर आप दूसरे के नोट से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपका जो नोट्स होता है, आप उस नोट्स में अपने माइंड के हिसाब से, अपने लैंग्वेज में, अपने समझ के हिसाब से उस चीज़ को लिखे होगे, तो आपके पास आपका नोट्स होना चाहिए। और उस नोट्स के शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए कि हाँ, मैंने इस चीज़ में ये लिखा है, या फिर ये हमारा जो ट्रिक है जिससे मैं ये फॉर्मूला याद करता हूँ, या फिर जो हमारे एक्सेप्शन है, या फिर जो हमारा ट्रिक्स है, आपको वो खुद पता होने चाहिए और वो आपके ही होने चाहिए। दूसरे का अगर फॉलो करोगे, हो सकता है जो दूसरा बंदा हो वो गलत लिखा हो, या फिर उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जिसको आप कॉपी कर रहे हो। तो मेक श्योर दैट यू हैव दियर ओन नोट्स, आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए। ओके, आज पॉइंट को कवर कर चुके हैं। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 6, जो कि कहता है अटेंशन एट ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब हमको सारे सब्जेक्ट्स को अटेंशन देना है। ये नहीं कि हमारा अगर मैथ स्ट्रांग है तो हम खाली मैथ में ही क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, फिर सिर्फ मैथ की पढ़ाई करते जा रहे हैं, या फिर हमारा साइंस बहुत स्ट्रांग है तो हम लोग खाली साइंस की पढ़ाई करते जा रहे हैं। आपका दोनों सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग तो है, लेकिन आपका जो तीसरा सब्जेक्ट हो सकता है उसमें आप बहुत कम मार्क्स ला दो, या फिर आपके मैथ और साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, वहीं हिंदी इंग्लिश जो कि बहुत बेसिक सब्जेक्ट है आपके, उसमें बहुत कम नंबर आए, तो क्या आपका ओवरऑल परसेंटेज अच्छा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। आपको सारे सब्जेक्ट को फोकस करना है और सारे सब्जेक्ट को इक्वलिटी के साथ पढ़ना है। इन केस अगर आपको मैथ का या फिर साइंस का एग्जाम से आपको डर लग रहा है, या फिर आपका साइंस या फिर मैथ बहुत वीक है, तो आप उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम दो। लेकिन हिंदी इंग्लिश आईटी या फिर जो सीएस है उस पर भी आपको टाइम देना होगा और उसको भी अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 तो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो पूरे साल भर में पढ़ कर आए हैं, हमको उसको रिवाइज भी करना होगा। इन केस हमारा बहुत कोई टॉपिक है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत किए हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय हमको उस टॉपिक से कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग तो उसको पढ़े थे लेकिन हम लोग उसको रिवाइज नहीं किए हैं। तो ऐसा ना होने पाए, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको रेगुलरली क्या करो, रिवाइज करते जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो भी आप पढ़ रहे हो आपके माइंड में वो लगातार एक तरीके से फिट होता जाएगा, बैठता जाएगा, और आप उसमें और भी स्ट्रांग होते जाओगे। सो पॉइंट नंबर 7 says that you have to revise all the chapter, all the concept, all the topics regularly so that you can retain each and every concept in your mind. Okay, so फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। अब लास्ट पॉइंट हमारा है डिस्ट्रैक्शंस। यस, डिस्ट्रैक्शंस। अगर हम लोग सारे पॉइंट को फॉलो कर ले रहे हैं, फिर भी हमारा जो ये लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस, अगर हम इससे बच नहीं पा रहे हैं तो हमारा जितना भी ट्राई है, जितना भी प्रयास है, वो सारा सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जितने भी आपके टूल्स हैं या फिर जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, आप उसको डीएक्टिवेट कर दो या फिर आप उससे बचो। जैसे फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट हो गए, फेसबुक अकाउंट हो गया, आप उसको डीएक्टिवेट कर दो और अपने स्टडी की ओर एकदम फोकस हो जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तभी आपका जो फोकस होगा वो मेंटेन हो पाएगा। ओके, अब अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखे हो और मेरी बातों को ध्यान से सुने हो, तो ये सुनने और देखने से नहीं होगा, आपको ये चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा और अपने स्टडी की ओर फोकस होना होगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही है हमें। और बाकी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और बाकी इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर, वन शॉट आ रहे होंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।